हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि बहुत ही बेसिक सी थ्योरी है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है। यहाँ पर जब हम लोग इसको पढ़ेंगे और जब हम इस नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कैसे इनकी ये वाली थ्योरी फेल हो जाती है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर इनकी थ्योरी में क्या बताया गया था। सबसे पहले तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें पढ़ लेते हैं। क्या बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी बताई थी वो कई फिलोसोफर्स के बेसिस पर थी, क्योंकि फिलोसोफर जो हमारे एशियन फिलोसोफर हुआ करते थे, उन्होंने ये जितनी भी एटॉमिक थ्योरी बताई थी वो उन्होंने बोल करके बताई थी, मतलब ये ओरली बातें थी। और इन बातों को कहीं पर रिटन फॉर्म में जो लिखा गया या रिटन फॉर्म में लिखने वाले सबसे पहले कौन वैज्ञानिक थे या जिनके बारे में कहा जाता है वो है हमारे डाल्टन्स। तो डाल्टन ने इनको लिखित फॉर्म में लिखा और लोगों बहुत दिनों तक लगभग ये अस्तित्व में रही ये थ्योरी, और लोग मानते भी थे डाल्टन की बातों को उस टाइम की। एटम की जो मेन एटम जो होता है वो डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन बाद में ये चीज़ें सारी गलत साबित हुई जब डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स आए, ठीक ना। तो इन्होंने कहा कि मतलब पहले इन्होंने किनकी बातों के, यानी कहा जाता है कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो बस एक कॉपी पेस्ट थ्योरी थी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखा जाए महर्षि कन्नड़ की बात करें, ठीक ना, महर्षि कन्नड़ ने क्या किया था, तो महर्षि कन्नड़ ने डिस्कवरी करी थी, कणों के विषय में बताया था, ठीक ना। उन्होंने कहा था कि ये जो संसार है या ये जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बने हैं, यानी कि ऑल द मैटर्स आर कंबाइंड फ्रॉम अ एटम, यानी ये जितने भी मैटर्स हैं ये किससे मिल करके बने हैं, ये सभी के सभी जो है वो एटम से मिल करके बने। ठीक यही बात डेमोक्रिटस ने भी कही थी। डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि जो उन्होंने कहा था कि जितने भी मैटर हैं, ये जो मैटर हैं ये किससे बने हैं, ये एटम से बने हैं। और एटम जो होते हैं इसको एग्जैक्टली वो उन्होंने बोला था एटॉमियो, यानी उनकी भाषा में क्या था, एटॉमियो। तो एटॉमियो से क्या बना, एटम। तो कन्नड़ हो चाहे डेमोक्रिटस हो, दोनों ने यही बात कही कि जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बने हैं, और ये कण जो होते हैं बच्चों, ये इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये अनडिविजिबल होते हैं, यानी इनको हम फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अगर ऐसे देखिए, अगर एक आप पेपर ले लीजिए और उस पेपर को फाड़ते जाइए और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो पेपर फर्दर नहीं फटेगा। तो वही पोजीशन होती है आपकी एटम की भी, कि या किसी कण की भी। तो कण या परमाणु, जो कि महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा कि जितने भी पदार्थ हैं वो सभी परमाणु या कणों से मिल करके बने हैं, और ये कण अविभाजित होते हैं, यानी जब आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते, इनको ये अनडिविजिबल होते हैं। आप बांटने चलोगे ये फिर डिवाइड, ये टूटेंगे नहीं। तो इसी तरीके से डेमोक्रिटस ने भी सेम बात यही चीज़ कही थी, और इन्हीं की बातों को रिटन फॉर्म में लिखने वाले कौन थे, हमारे डाल्टन थे। और इसीलिए इनकी जो थ्योरी होती है वो कॉपी पेस्ट थ्योरी मानी जाती है। लेकिन बहुत साल तक, क्योंकि किसी को पता नहीं था एटम के बारे में, तो ये थ्योरी बहुत सालों तक एग्जिस्टेंस में रही। चलिए इन्होंने कहा क्या है, ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। वही बात जो कि हमारे ऋषियों और ग्रीक फिलोसोफर ने कही थी, डेमोक्रिटस ने, कि एटम जो होता है वो अनडिविजिबल होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना, और इसके कई पार्ट नहीं हो सकते। तो मैटर को ग्रीक में एटॉमियो, तो एटॉमियो से क्या बना, एटम, जिसका मतलब ही होता है अनकट बच्चों, अनकट, यानी जो कि डिविजिबल नहीं, जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक ना। यही सब हमारे फिलोसोफर ने कही थी। यही बात यहाँ पर भी आती है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड अनडिविजिबल पार्ट ऑफ द मैटर। दूसरा क्या है, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हमारा एटम होता है वो ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, यानी ना तो ये बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। यानी अगर हम एटम की बात करें तो आपने देखा था किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है बच्चों। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्टेंट रिएक्शन से पहले जितना अमाउंट में था उतना प्रोडक्ट बनने के बाद भी उतनी अमाउंट में रहता है, बस फॉर्म चेंज हो जाती है। यानी एटम भी इसी तरीके से होते हैं, यहाँ ना बनते हैं और ना ही
नष्ट होते हैं, ना ही ख़त्म हो जाते हैं, तो जो थे वही रहते हैं, ठीक ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। दूसरी बात, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज़। अगर कोई सेम एलिमेंट है, ठीक ना, तो उसके सेम प्रॉपर्टीज़ होगी। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात होगी तो हाइड्रोजन के एलिमेंट की बात हो रही तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। भाई एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से सिमिलर होगा, सीधी सी बात है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की बात करें तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी, ठीक ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि वो डिफरेंट एटम से मिल करके बने हैं, ठीक। Atoms of different elements can combine to form a new compound, but they always do so in a fixed and simple ratio। तो अगर कोई भी आप देखते हो जो कंपाउंड बनता है तो वो फिक्स्ड रेशियो में बनता है। ये सारी बातें हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं, लेकिन इनकी हाईलाइटेड पॉइंट क्या रहता है, हाईलाइटेड पॉइंट इनकी थियोरी का यही है कि एटम जो होते हैं वो अनडिविजिबल पार्ट माने जाते हैं मैटर के। ये हाईलाइटेड पॉइंट था, जो कि डिफरेंट जब एटॉमिक मॉडल्स की डिस्कवरी हुई तो ये बात यहाँ पर इनकी गलत साबित हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें कुछ था नहीं, बेसिक लेवल पर हम लोग जो बातें पढ़ करके आए हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर स्पेस है तब तक इसमें कुछ पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, अगली टॉपिक है हमारी एटॉमिक मास से रिलेटेड, कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास कुछ नहीं बच्चों, इट इज़ अ मास ऑफ एन एटम। क्या है, इट इज़ अ मास ऑफ एन एटम। किसी एटम का जो मास है वही एटॉमिक मास होता है, ठीक ना। मास क्या है, अमाउंट, किसी एटम का जो अमाउंट है वही उसका मास होगा, ठीक ना। ये सिंपल एक बात बोली गई। लेकिन हमारा मेन जो यहाँ पे बात होती है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होती है बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानना है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मतलब होता है कि किसी के रिलेटिव में, किसी के रिस्पेक्ट में हम मास कैलकुलेट करें। जैसे आप जानते हो बाज़ार में सामान खरीदने तो आपको वेइंग मशीन जो तराजू होती है उस पर क्या दिखता है, डिजिटल वेट दिखता होगा, और वहाँ पे आप सामान रख करके उसको कैलकुलेट करते हो। लेकिन आप अगर ट्रेडिशनल वाले पे चले जाएं, जो कि दोनों तरफ तराजू जो होता है, सब्ज़ी मंडियों में जाके देखेंगे जो दुकानदार होते हैं पुराने, वो रखते हैं एक तरफ वेट रखते हैं और एक तरफ क्या रखते हैं, आपका सामान रखते हैं। तो हम उसकी जो आपका वेट रखा जा रहा है डिफरेंट, जिसको हिंदी में बटकरा भी कहते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम ये सामान तौल रहे हैं। तो इसी तरीके से किसी के रिस्पेक्ट में जब हम एटॉमिक मास को निकालेंगे तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। तो वो रिस्पेक्टिव या वो स्टैंडर्ड एलिमेंट क्या होता है, वो कार्बन 12 आइसोटोप होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, व्हेन एटॉमिक मास इज ऑब्टेन बाय, व्हेन एटॉमिक मास इज obtained by relating its mass with कार्बन 12 आइसोटोप्स। कार्बन 12 आइसोटोप, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बच्चों बताया कि कार्बन 12 आइसोटोप एटम, यहाँ कर लीजिए, ठीक। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप वेइंग मशीन में क्या रखते हो, एक तरफ बटकरा रखते हो, एक तरफ वेट रखते हो, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को मेज़र करते हो। तो एक तरफ आपको क्या रखना है, कार्बन 12, उसके रिस्पेक्ट में कौन सा आइटम कितना भारी है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहते हैं, इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स की बातें कर ली। सबसे पहले कार्बन 12 आइसोटोप को नहीं लिया गया था, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को ले लिया गया था बच्चों कंसीडर में। तो हम लोग लिख सकते हैं इनिशियली
ये जो कार्बन 12 था ये कार्बन 12 ना होकर के हाइड्रोजन पहले लिया गया था, क्योंकि हाइड्रोजन का अबंडेंस वगैरह कम होता है, इस वजह से इसको फिर एक्सक्लूड कर दिया गया, फिर कार्बन 12 को लेकर के आए। यानी प्रॉपर वे में हाइड्रोजन नहीं मिल पाता था, इस वजह से इसको स्टैंडर्ड एटम नहीं माना गया। किसके रिस्पेक्ट में? मास के कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में। तो इनिशियली हाइड्रोजन एटम वाज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड। इनिशियली हाइड्रोजन atom was considered as standard and given a mass of 1 इसको 1 माना गया था। इसका मास कितना होता है? 1। ये यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ये एक यूनिटलेस मास था, इसमें कोई भी यूनिट नहीं दी गई थी, ठीक ना। फिर बाद में हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप को कंसीडर करते हैं एज अ स्टैंडर्ड एंड गिवन अ मास ऑफ 12 AMU। तो बाद में याद रखिएगा, इसके बाद यानी कब? 1961 में फैक्ट भी दिया गया। 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया। अब आइसोटोप बच्चों यहाँ पे वर्ड आ रहा है, ये आप 9th में पढ़े भी होंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, वो आइसोटोप होते हैं। आइसोबार क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक मास सिमिलर होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, ये आइसोबार होते हैं। तो आइसोटोप इसी तरीके से कार्बन के कई आइसोटोप थे, उसमें से कार्बन 12 के बारे में बात हो रही है, ठीक ना। तो कार्बन 12 को वॉज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड एंड गिवन अ, यही चीज़ सेम, कार्बन 12 वॉज कंसिडर्ड as standard and given a mass of 12 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU को कहा जाता है, ठीक ना। तो कार्बन 12 को कंसीडर में लिया गया था, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे कि ये एग्जैक्ट AMU होता क्या है, ठीक ना। व्हाट इज़ AMU? तो इसको मैं हटाता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग AMU की बात करते हैं। चलिए, अब AMU क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले AMU, स्मॉल में लिखते हैं बच्चों AMU ना। तो AMU का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि 1 AMU इज़ द, अगर आपसे कोई पूछे AMU या कोई पूछ ले 1 AMU, एक AMU क्या है? तो एक AMU बराबर होता है बच्चों 1 कार्बन एटम का मास, 1 कार्बन एटम का मास डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ ओवरऑल क्या निकल के आया कि इट इज द 1/12 मास ऑफ, इट इज द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। देख रहे हो, 1/12 मास है बच्चों, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, 1 कार्बन 12 आइसोटोप। यहाँ पे क्या होगा? 1 कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कि ये होता है AMU, ठीक ना। ये होता है हमारा AMU। 1 AMU मतलब 1 कार्बन एटम का मास डिवाइडेड बाय 12, तो इसी को बोलते हैं 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब क्या होता है? आप ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक कार्बन 12 जो आइसोटोप था, जो एक एटम था, इसका मास जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए थे, वो था बच्चों 1.2
1.99 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स, ये कैलकुलेट किया गया था। कितना किया गया था? 1.99 इंटू 10 की पावर -23, कितना था? -23 ग्राम, ये कैलकुलेट था, या ये कह सकते हो ये एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू क्या थी? कैलकुलेटेड थी, ठीक ना। तो अब यहाँ पर अगर हमको एक AMU निकालना है तो 1 AMU में बच्चों 1 AMU बराबर क्या होगा? 1 कार्बन एटम मास, यानी 1 कार्बन 12 एटम का जो मास है वो, जो कि होता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन 12। जब इसको सॉल्व किया जाता है बच्चों तो हमारे पास आंसर आता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। तो एक MU में इतने ग्राम्स होते हैं, याद रखिएगा बच्चों। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स होते हैं 1 AMU में। क्लियर है बात? क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए बच्चों। हो गया? हो गया? चलिए ध्यान से देखिए, एक चीज़ और करते हैं आपके लिए। तो एक MU बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होते हैं। कैसे निकला? तो ये एक MU बराबर होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप। तो एक कार्बन एटम का एक कार्बन एटम का मास जो कि कैलकुलेटेड है डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा आ गया 1.66 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, जो कि एक MU में होते हैं। अगर हमको यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेट करके। जैसे एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास चलिए, जैसे हमारे पास जानते हो बच्चों ऑक्सीजन में होते हैं, ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। कितना होता है? 16 AMU। तो आपको अगर इसी ऑक्सीजन के मास को ग्राम्स में करना है, ठीक ना, ग्राम्स में, तो सिंपल है, ठीक ना। आप क्या करोगे, उतने में यानी कि हमारा एक जो AMU है उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है। तो 1 AMU बराबर कितना होता है? आप अभी पढ़ के आए हो, 1 AMU 166 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। इसमें आपको कितने का निकालना है? 16 AMU का निकालना है। तो 16 AMU का निकालेंगे तो आप इसका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए x ग्राम होते हैं तो x विल भी क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपका क्या आ जाएगा, वही 16 AMU किस में बदल जाएगा, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू को, AMU को, ठीक ना। क्लियर है बात? समझ में आ गई? अब देखिए, पहले इतनी बातें हो गई, हो गया। तो आजकल जो बच्चों होता है, जो AMU होता है, बाद में इसको U के नाम से भी या U भी कहने लगे। AMU called as U, which means यूनिफाइड मास। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफाइड क्या है? तो AMU को हम लोग आज क्या बोलते हैं, ये लिखा है कॉल्ड एज U, विच मीन्स यूनिफाइड मास। तो आजकल हम लोग AMU को क्या बोल सकते हैं, U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। तो वही चीज़, जैसे एक AMU में इतने होते हैं, वैसे ही आपको बोल सकते हो 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक। तो एटॉमिक मास यूनिट ना बोल करके उसको क्या बोला जाता है, यूनिफाइड मास कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देख लीजिए सभी लोग देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। चलो बच्चों, हो गया? चलिए, अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एवरेज एटॉमिक मास। बच्चों क्या डिस्कस करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। मैं यहाँ पे अब इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है?
चलिए, तो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे लिख लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? तो हम लोग लिखते हैं इट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स, इट इज द सम, इट इज द सम यानी योग वाला सम, इट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ, सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स isotopes each multiplied by its natural abundance, each multiplied by its natural abundance। अब ध्यान से देखिएगा मतलब क्या है इसका। जितने भी आइसोटोप्स पाए जा रहे हैं, आइसोटोप्स का मतलब क्या मैंने अभी बताया, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा। तो अगर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं बच्चों, तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये होगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू जितना परसेंटेज अबंडेंस है और जितना उसका मास है उसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए आप लोग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस, मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 ये हुआ प्लस सेम मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2, फिर डैश डैश यानी सिमिलर, जितने आइसोटोप होंगे 1 2 3 जितने भी आइसोटोप होंगे ये उसी रिस्पेक्ट में बढ़ता चलेगा, अपॉन बाय इट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। तो बाय मतलब अपॉन में टोटल अबंडेंस जो कि होगा परसेंटेज में। जैसे 100% होगा तो 100% में जितने भी परसेंट गैसेज होंगी, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम एक और तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, क्या, जैसे आप इसके लिए लिख सकते हो एवरेज एटॉमिक मास m1 लिखिए, m1 इंटू x1, x1 क्या आप समझिए, x1 आपका परसेंटेज अबंडेंस हो गया, प्लस m2 लिखिए दूसरे वाले का मास इंटू x2 करिए आप, यानी दूसरे वाले का। इसी तरीके से तीसरा आइसोटोप होगा x3 करिए डैश डैश बटे 100% या 100। क्लियर है बात ना, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, ये भी हमारा फॉर्मूला है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास बच्चों क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक है Cl17 जिसका मास 35 दे रखा है, और एक है Cl17, क्योंकि आइसोटोप में सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ये होता है हमारा एटॉमिक मास, ये क्या है AM एटॉमिक मास, और ये क्या है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर देखो 17 सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो गया डिफरेंट। तो ये और ये 2 दे रखे हैं, इसका परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है 75% और इसका दे रखा है 25%, ठीक ना। तो हम क्या करें, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मास ऑफ वन आइसोटोप, तो मास कितना है 35 इंटू परसेंटेज अबंडेंस 75 लिख दें, और दूसरे वाले का लिख दें क्या है 37 इंटू कितना परसेंटेज 25 डिवाइडेड बाय 100। ये कर लें, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम बच्चों इसको ना करके पहले ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या, देखो ध्यान से देखना, इसको भी करोगे तो कैलकुलेशन बड़ी बनेगी लेकिन आएगा उतना ही। लेकिन हम इसके लिए इसकी जगह क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह क्या कर सकते हैं,
आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आप जानते हो 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, यानी कि ये 25 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपल रेशियो में आ गया। अब आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या करोगे, m1 का जो मास 35 इंटू आप 3 करिए प्लस 37 इंटू आप क्या करिए 1 करिए डिवाइडेड बाय, अब आप 100 नहीं लिखोगे तो सिंप्लीफाई हो गया ना, जो टोटल कितना 3 और 1 4, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यानी यहाँ पे आपको 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप यहाँ पे परसेंटेज को क्या कर चुके हो, सिंप्लीफाई कर चुके हो। तो ये 3% है, ये 1, तो टोटल कितना हुआ परसेंट, 4% हुआ, तो आप यहाँ पर लिखोगे। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये होगा 105 और ये होगा 37, ये होगा 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4, तो एग्जैक्टली ये कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 7 5 12 और 12, 7 और 5 12 हुआ, 12 का 2 हासिल 1 4, 142 हुआ, 142 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो आता है 35.5, यही हमारा क्लोरीन का मास होता है। तो आप जानते हो जो क्लोरीन का मास लिखा होता है वो उसका एक्चुअल मास नहीं होता, वो उसका एवरेज एटॉमिक मास लिखा होता है, ठीक ना, क्योंकि उसके कई आइसोटोप्स को कैलकुलेट करके होता है, तो वो होता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास, जिसको हम 35.5 कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए बच्चों, हो गया, हो गया बच्चों, डन हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग हमारा ये सॉल्व होता है और इसी के साथ एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू भी हम लोग ख़त्म करते हैं। और एक चीज़, 2-3 चीज़ें और बची, चलिए उसको भी डिस्कस ही कर लेते हैं। क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधा मोल कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, ठीक ना। तो फिर 35.5 यहाँ पर हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया, ठीक। चलिए देख लीजिए आप लोग फटाफट, हो गया। चलिए इरेज करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको बची, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगली वीडियो में डायरेक्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो अगली टॉपिक होने वाली हमारी ग्राम एटॉमिक मास बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास। तो देख लीजिए फटाफट, अभी हम लोग जो एटॉमिक मास लिख रहे थे बच्चों, जैसे हमने अभी लिखा था आपका, जैसे मान लीजिए अभी आया था 13.5 AMU, तो बस इसको AMU हटा करके 35.5 ग्राम कर दीजिए, तो ये हो जाता हमारा ग्राम एटॉमिक मास। बच्चों ध्यान से देख लीजिए, तो ये सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल है। जैसे कि आपको कोई भी मास AMU में दिया होगा उसको आप में ग्राम में लिखना है, ठीक ना। तो इसको आप लिख सकते हो, व्हेन एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, ठीक ना, इट इज़ कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास, ख़त्म बात। जैसे मान लीजिए सोडियम का आप जानते हो 23 AMU होता है, ठीक। तो सोडियम का 23 AMU होता है। अब सोडियम के मास को हमें ग्राम एटॉमिक मास में लिखना है, तो 23 ग्राम कर दीजिए, कहानी खत्म, ठीक। क्लियर है बात। इसी तरीके से होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अब ध्यान से देखो, नई टॉपिक है थोड़ा सा। तो किसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जितने भी एटम होते हैं उनका सम, किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट एटम्स का सम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स, द सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे अब यहाँ पर देखिए, जैसे ग्लूकोज C6H12O6,
अब इसका मैं मास कैलकुलेट करना है, तो कार्बन का होता है 12 और कितने कार्बन है 6, तो 12 इंटू 6, फिर लगाइए प्लस, हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितने हैं 12, तो मल्टीप्लाइड बाय 12, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितने हैं इंटू 6। क्लियर है बात ना। तो ये होता है हमारे, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी हमारी क्या, मॉलिक्यूलर मास। कितनी होगी, मॉलिक्यूलर मास। टोटल कैलकुलेट करोगे तो 180 आएगा, ठीक ना। तो कितना आता है 180 AMU, ग्लूकोज का 180 होता है, ठीक ना। यहाँ 72 करोगे, ठीक ना, ये 12 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 96, तो टोटल करोगे तो कितना आएगा 180 AMU आएगा, ठीक ना। क्लियर है बच्चों बात। तो अब देखिए यहाँ पर इसी तरीके से क्या हमसे पूछ लेता है, हमसे पूछ लेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्या लिखोगे, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। यानी अगर हम इसी 180 AMU को क्या लिख दें 180 ग्राम, तो ये क्या कहलाने लगेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाने लगेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बात। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू, बाय।